हेलो स्टूडेंट्स और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति या मुद्रा प्रसार के विभिन्न रूप। इसमें सुनिए, जिस प्रकार मुद्रा प्रसार अनेक कारणों से उत्पन्न होता है उसके रूप भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इनका वर्गीकरण हम निम्न कारणों, परिस्थितियों व गति के आधार पर कर सकते हैं। नंबर आ है कारणों के आधार पर मुद्रास्फीति। इसमें नंबर 1 है ओपन एंड सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, यानी खुली तथा दमित स्फीति। मुद्रास्फीति खुली अथवा नियंत्रित या दमित हो सकती है। एक खुली स्फीति में सरकार की ओर से मूल्य वृद्धि पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसमें मूल्य बाजार की परिस्थिति के अनुसार मांग और पूर्ति निर्भर रहती हैं। मिल्टन फ्रीडमैन के मतानुसार खुली स्फीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मूल्य वृद्धि पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं लगाया जाता और मूल्यों को बढ़ने दिया जाता है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा रूस की युद्धोत्तर तीसरे दशक में स्फीति या 5वें दशक में चीन की स्फीति कुछ इसी प्रकार की थी। दमित स्फीति में कीमतों की वृद्धि की प्रवृत्तियाँ दृष्टिगत नहीं होती। वस्तुतः इस स्थिति में विभिन्न सरकारी नियंत्रणों जैसे राशनिंग आदि को अपनाकर कीमत में होने वाली वृद्धि को रोका जाता है। यद्यपि अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी प्रभाव विद्यमान रहते हैं। यह उसी प्रकार से है जैसे कि किसी गुब्बारे को फूलने दिया जाए लेकिन उसे फटने न दिया जाए। वास्तव में जब यह फट जाता है तो धमाका होता है। संक्षेप में दमित स्फीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अर्थव्यवस्था के अंदर स्फीतिकारी प्रवृत्तियों का बने रहना, कीमतों पर नियंत्रण ताकि वे बढ़ने से रोकी जा सके। वस्तुतः खुली स्फीति की अपेक्षा दमित स्फीति में जनसाधारण को अधिक कष्ट और असुविधाएं होती हैं, क्योंकि बढ़ते हुए मूल्यों में के जो संतुलनकारी प्रभाव मांग तथा पूर्ति पर हो सकते हैं उन्हें सरकारी नियंत्रणों द्वारा दबा दिया जाता है। नंबर 2 क्रेडिट इन्फ्लेशन, साख स्फीति। जब देश के व्यापारिक बैंक उदारता से ऋण देते हैं तो वस्तुओं की मांग में बहुत अधिक वृद्धि होती है, फलतः कीमत बढ़ने लगती है। इसे साख स्फीति कहते हैं। नंबर 3 डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, घाटा प्रेरित स्फीति। सरकार का व्यय अपनी आय से अधिक होने पर जब घाटे की पूर्ति हीनार्थ प्रबंधन द्वारा की जाती है तो देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है और स्फीति उत्पन्न हो जाती है। नंबर 4 वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, मजदूरी प्रेरित स्फीति। जब मजदूर अपने आप को शक्तिशाली श्रमिक संघों में संगठित कर लेते हैं और अपनी मजदूरी में वृद्धि बिना उत्पादन बढ़ाए ही कर लेते हैं तो उत्पादन लागतों में वृद्धि हो जाती है। परिणामतः वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसे वेतन प्रेरित स्फीति कहते हैं। नंबर 5 प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, लाभ प्रेरित स्फीति। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उत्पादन लागत घटने लगती है, इसके परिणाम स्वरूप कीमतों में गिरने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में कृत्रिम उपायों द्वारा कीमतों को नीचे गिरने से रोका जाता है, जो उत्पादकों के लाभ में वृद्धि होती है। इस प्रकार की स्फीति को कीन्स ने लाभ प्रेरित स्फीति कहा है। नंबर 6 डिमांड इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, मांग प्रोत्साहित स्फीति। जिन देशों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है वहाँ वस्तुओं और सेवाओं की मांग में बहुत तीव्र गति से वृद्धि होती है। इससे मूल्यों में वृद्धि होती है और स्फीति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगता है। नंबर 7 कॉम्प्रहेंसिव एंड सेक्टोरल इन्फ्लेशन, व्यापक और खंडीय स्फीति। जब सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो तो व्यापक स्फीति होती है और जब कुछ विशेष वस्तुओं की कीमतों में ही वृद्धि हो तो खंडीय स्फीति की स्थिति होती है। खंडीय स्फीति की स्थिति प्रायः अस्थायी प्रकार की होती है। नंबर 8 फुल और पार्टियल इन्फ्लेशन, पूर्ण स्फीति व आंशिक स्फीति। पूर्व रोजगार की अवस्था से पूर्व
मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कीमत स्तर में जो वृद्धि होती है उसे आंशिक स्फीति कहते हैं, और पूर्ण रोजगार के उपरांत कीमतों में जो वृद्धि होती है उसे पूर्ण स्फीति कहते हैं। अब नंबर 12 आता है परिस्थितियों के अनुसार मुद्रास्फीति। इसमें नंबर 1 है वार टाइम इन्फ्लेशन, युद्धकालीन मुद्रास्फीति। युद्ध के समय युद्ध के लिए अनुत्पादक व्यय तथा वस्तुओं और सेवाओं की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाने से मूल्यों में वृद्धि हो जाने को युद्धकालीन मुद्रास्फीति कहा जाता है। नंबर 2 पोस्ट वार इन्फ्लेशन, युद्धोत्तर कालीन स्फीति। युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद जब युद्ध जर्जरित अर्थव्यवस्था के पुनः निर्माण के लिए भारी मात्रा में पूंजी विनियोजन किया जाता है तो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में तत्काल वृद्धि नहीं होती, फलतः मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। इसे युद्धोत्तर कालीन मुद्रास्फीति कहते हैं। नंबर 3 पीस टाइम इन्फ्लेशन, शांतिकालीन विकास स्फीति। जब सरकार आर्थिक विकास कार्यों पर बड़ी मात्रा में व्यय करती है तो मौद्रिक आय में तो तत्काल वृद्धि हो जाती है, परंतु उत्पादन बढ़ने से में कुछ समय लगता है, फलतः मूल्यों में वृद्धि होने लगती है। इसे विकास स्फीति कहते हैं। अब आता है कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति या प्रसार के उत्पन्न होने के मुख्य 2 कारण हो सकते हैं। नंबर 1 है पहले डिमांड साइड, यानी कि मांग पक्ष के घटक। वस्तुओं और सेवाओं के लिए मांग पर अनेक सहायक घटकों का प्रभाव पड़ता है। संक्षेप में मांग पक्ष की ओर स्फीति को प्रभावित करने वाले घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर, बढ़ता हुआ सार्वजनिक व्यय। जब युद्ध अथवा सार्वजनिक विकास के लिए तेजी से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाती है तो लोगों के पास क्रय शक्ति आय बढ़ जाती है, फलतः वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग भी बढ़ जाती है। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार जब पूर्ण रोजगार बिंदु प्राप्त हो जाता है तो इस प्रकार के व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पाती, फलतः उत्पादन की तुलना में मांग में अधिक वृद्धि हो जाती है और कीमत बढ़ने लगती है, अर्थात मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। यही बात तब भी क्रियाशील होती है जबकि अर्थव्यवस्था में विद्यमान अवरोधों के कारण उत्पादन बढ़ने की गति सीमित हो जाती है और लागतें बढ़ने लगती हैं, और लागतों में वृद्धि कीमतों में वृद्धि का कारण बनती है। नंबर 2 इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बढ़ता हुआ निजी विनियोग। जब व्यक्तिगत उपक्रमी अच्छी व्यापारिक दशाओं या प्राविधिक नवप्रवर्तनों अथवा एवं अन्य किसी कारण से अधिक विनियोग करने लगते हैं, और यदि पूर्ण रोजगार बिंदु की प्राप्ति हो गई है या अर्थव्यवस्था में कुछ बाधाएं आ जाती हैं जिनके कारण उत्पादन बढ़ने की गति सीमित हो जाती है, तो बढ़ता हुआ निजी विनियोग कीमतों में वृद्धि के कारण बन जाता है। कारण यह है कि जब अधिक विनियोग के कारण उत्पत्ति के साधनों की आय बढ़ती है तो इनके उपभोग व्यय में वृद्धि होती है, अर्थात मांग भी बढ़ती है, और यदि पूर्ति स्थिर रही तो कीमतों का बढ़ना स्वाभाविक ही हो जाता है। नंबर 3 रिडक्शन इन टैक्सेस, करारोपण में कमी। करारोपण संबंधी कटौती के परिणाम स्वरूप लोगों की वास्तविक आय और मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि युद्ध के अंत में करारोपण में कमी कर दी जाए तो ऐसी स्थिति में करों में कमी के कारण जो क्रय शक्ति मुक्त हो जाती है, लोग उसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के क्रय में करते हैं, फलतः वस्तुओं की कमी अनुभव होने लगती है और कीमतों में शीघ्रता से वृद्धि होने लगती है। नंबर 4 ब्लैक मनी, काला धन। जब अकुशल प्रशासन के कारण करों की राशि वसूल नहीं हो पाती तो इस प्रकार की छिपाई गई राशि को काला धन कहते हैं। इस काले धन के कारण वस्तुओं की मांग बढ़ती है जिससे कीमतें बढ़ती हैं। नंबर 5 रिडक्शन इन पब्लिक डेब्ट, सार्वजनिक ऋण में कमी। जब सरकार द्वारा जनता से उधार लेने के कार्यक्रमों में शिथिलता बढ़ती जाती है, अर्थात जनता से कम ऋण लिए जाते हैं व जनता से प्राप्त ऋणों का भुगतान किया जाता है, तो जनता के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण वस्तुओं और
सेवाओं की मांग में भी वृद्धि होती है, और यदि वस्तुओं की पूर्ति स्थिर रही तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। नंबर 6, इंक्रीज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट गुड्स। निर्यात वस्तुओं की मांग में वृद्धि। निर्यात के लिए अब जब मांग में वृद्धि होती है तो निर्यात बढ़ता है, और यदि इस प्रकार की वस्तुओं की पूर्ति स्थिर रही तो स्वदेशी उपभोग के लिए वस्तुएं कम उपलब्ध हो पाती हैं। स्पष्टतः यदि वस्तुओं की स्वदेशी मांग पूर्ववत ही रहती हैं परंतु उनकी पूर्ति कम हो जाती है तो उसका प्रभाव कीमतों पर पड़ता है और कीमतें बढ़ने लगती हैं। नंबर 7, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जनसंख्या में वृद्धि। जब देश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है तो वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग भी बढ़ जाती है, किंतु उत्पादन में जनसंख्या तथा वस्तुओं की मांग में वृद्धि की तुलना में कम ही वृद्धि होती है। इससे भी स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नंबर 8, क्रेडिट क्रिएशन ऑफ सेंट्रल बैंक। केंद्रीय बैंक द्वारा साख निर्माण। जब देश का केंद्रीय बैंक सरकार के आदेशानुसार साख निर्माण की नीति अपनाता है, अर्थात बैंक दर में कमी, खुले बाजार की प्रवृत्तियों तथा इसी प्रकार देश की बैंकिंग व्यवस्था को अधिक साख निर्माण की सुविधा उपलब्ध की जाती है तो साख निर्माण से लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ जाती है। नंबर 9, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय कॉमर्शियल बैंक्स। व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण। जब व्यापारिक बैंक अधिकाधिक साख का निर्माण करते हैं तो वह मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के समान ही है, अतः व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण किए जाने पर मौद्रिक आय में वृद्धि होती है। उपभोक्ता साख इसमें प्रमुख होती है, इनसे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। नंबर 10 है डिस्पोजेबल इनकम। प्रयोज्य आय से आशय उस आय से है जो कि उत्पादन के साधनों को वैयक्तिक करों के भुगतान के बाद उपभोग कार्यों के लिए उपलब्ध होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।